नमस्कार मित्रों, मैं शुभांशु जैन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं माई क्लासेस का यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमने अपना टारगेट रखा था अब की बार रीट 2021 हमें किसी भी हालत में पास करनी है, और ना सिर्फ पास करनी है, ऐसे पास करनी है कि पूरा जमाना देखता रहे कि इस बार रीट में कुछ खास हुआ है। इस बार की रीट भले ही बहुत विशेष होने वाली है, इसलिए तैयारी भी विशेष चाहिए। और जो कि आप YouTube के बाकी सब चैनल देखते होंगे, वो एक टॉपिक को लेकर एक दो घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ कवर नहीं हो पाती है जो हम एक एक चैप्टर के माध्यम से एक एक लाइन जब पढ़ते हैं तब जो चीज़ कवर होती है वो चीज़ उनमें कवर नहीं हो पाती है। अगर आपको मेहनत करनी है, सच में मेहनत करनी है, तो आप यहाँ पे बने रहिए। अन्यथा आप YouTube पर हजारों वीडियो पड़ी हैं जिनमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स का फिर नंबर भी शॉर्ट ही आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें और अब की बार रीड पार का स्लोगन अपने जीवन में उतारें। अभी तक हमने 6 पाठ पढ़े, आज हम 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं। उन 6 पाठों में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इस दुनिया में प्रारंभिक मानव आया। इस दुनिया में मानव आया जिसको हमने प्रारंभिक मानव की संज्ञा ली। इसे ही हम आदि मानव कहते हैं, इसे ही आदम मानव कहते हैं, इसे ही हम जो कुछ भी कह सकते हैं कि अशिक्षित मानव था, असभ्य मानव था, सभ्यता नहीं थी, तो इसे ही वो सब हम कहा करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इसने थोड़ी बहुत खोज की, पहिया खोजा, आग खोजी, ये सब इसने खाना खोजा। धीरे धीरे फिर कृषि की खोज होती गई, माना थोड़ा सभ्य होता गया। फिर इसके बाद सभ्यताएं पनपने लगी, तो हमने 2 सभ्यताओं की मुख्य रूप से बात की थी। एक तो सुमेर सभ्यता और दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद हमने समझा कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मानव जो था वो परिवार बनाने लगा, परिवार से कबीले बनने लगे, कबीले से जनपद बना। तो यहाँ पर बहुत सारे शहर बसे सिंधु घाटी सभ्यता के पास, यहीं पर जनपद भी बने। जनपदों से फिर इसके सभ्यता के बाद जनपद आए, जनपदों से फिर महाजनपद बनने लगे, और महाजनपद से सबसे पहला जो साम्राज्य बना था वो था मगध साम्राज्य। मगध जो था वो सबसे पहले साम्राज्य बना था इतिहास में, भारत के इतिहास में, इसलिए इसका नाम विशेष रूप से याद रखने लायक है। प्रश्न आ सकता है कि इतिहास में भारत के इतिहास में सबसे पहले साम्राज्य कौन बना था, तो उसमें मगध साम्राज्य का नाम आना चाहिए। इस प्रकार हमने फिर व्यापार के संबंध में चर्चा की कि कैसे व्यापार पहले दक्षिणापथ फिर उत्तरापथ इन दोनों मार्गों से चलता था। फिर उसके बाद जब ये दोनों मार्ग जब दूर दूर के देशों से व्यापार होने लगा, तो फिर उसके बाद तटीय इलाके आ गए जिनमें चोर चेल पांड्य, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये समुद्र के जो तट होते थे जो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वहां पर कैसे चोर चेल और पांड्य इनका बोलबाला रहता था। फिर इनके बाद हमने पढ़ा था कि इसी के दौरान हमने रेशम मार्ग की चर्चा की थी। रेशम मार्ग जो कि अरब देश तक, चीन से लेकर अरब तक पूरे संपूर्ण देशों को बीच में जितने पड़ते थे सभी क्षेत्र को जोड़ता हुआ चलता था। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये सब तो हमने पढ़ लिया अभी तक, लेकिन इसके बाद हमें क्या मिला। ये तो इतिहास था, उनका था जिनका रहा हुआ, हमें क्या मिला, तो हमें उनसे संस्कृति मिली। उसी संस्कृति को हम विरासत स्वरूप मानते हैं। अब ये विरासत क्या होती है, इसकी 2 मिनट में मैं बात करना चाहता हूँ कि ये विरासत क्या होती है। कि हमें अपने पूर्वजों के माध्यम से जो कुछ भी मिलता है वो हम विरासत कहते हैं उसे, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ विरासत ही कहलाती है। अब लेकिन हमें बात करनी है सांस्कृतिक विरासत की। अब जो ये सांस्कृतिक है ये बहुत स्पेशल शब्द है, इसी के आधार पर हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति किन क्रियाओं के द्वारा डिसाइड होती है कि किस देश की क्या संस्कृति है। तो अब जो संस्कृति है उससे सांस्कृतिक शब्द बना। अब जो सांस्कृतिक है तो उसके लिए हमें संस्कृति को समझना जरूरी है। अब संस्कृति क्या कहलाती है, तो किसी भी देश की आत्मा उसकी संस्कृति कहलाती है। इसका मतलब ये है कि यदि हमें संस्कृति को समझना है तो किसी भी देश की
संस्कृति हमने समझ ली तो उस देश के बारे में हम उसका पूरा इतिहास समझ जाएंगे, पूरा भूगोल सब कुछ उसके संबंध में हम समझ जाएंगे कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे। इस प्रकार देश की आत्मा मतलब पूरा देश को समझना है तो उसकी संस्कृति को हमें समझना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो आत्मा शब्द है, ये आत्मा क्या चीज होती है। आत्मा कई अर्थों में हम इसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पाठ में इसका अर्थ दिया है, हमें आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है, हमें इसका सिंपल ही अर्थ समझना है। तो ये जो आत्मा है इसका मतलब इन चारों शब्दों से है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे पहले संस्कार, फिर आता है व्यवहार, फिर आता है रहन सहन और शिक्षा। शिक्षा इनमें मुख्य रोल अदा करती है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही आपका रहन सहन बदलता है, आप सभ्य रहन सहन में रहते हैं, आपका व्यवहार भी सभ्य होता है, शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार अलग ही होता है, और आपके संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियों के संस्कार भी बदलते हैं। तो इन चारों का मतलब होता है उस देश की आत्मा। तो संस्कृति का मतलब हो गया कि ये चार शब्द, मतलब संस्कृति का ये हो गया कि वहां के संस्कार कैसे हैं, व्यवहार कैसे है, रहन सहन कैसा है और शिक्षा कैसी है। तो कुल मिलाकर हमें इनका संस्कृति का पर्यायवाची कह सकते हैं। इतना आपने समझा। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो चार शब्द हैं ये व्यक्ति की मानसिकता डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता क्या होनी चाहिए। ये व्यक्ति की मानसिकता डिसाइड करते हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति मानसिकता क्या कहलाती है कि व्यक्ति क्या सोचता है, चिंतन क्या करता है, व्यक्ति का दर्शन मतलब उसका विश्वास कैसा है, ठीक है, व्यक्ति कौन कौन से कार्य करता है। आतंकवादी की मानसिकता अलग होती है और एक शिक्षक की मानसिकता अलग होती है, इंजीनियर की मानसिकता अलग होती है, सीए की मानसिकता अलग होती है, डॉक्टर की मानसिकता अलग होती है। तो इन सब की मानसिकता के हिसाब से इन सबके कार्य भी अलग अलग होते हैं। परंपराओं का परिणाम मतलब कि व्यक्ति कौन कौन सी परंपराओं को मानता है, वह ईद मानता है, दिवाली मानता है, महावीर जयंती मानता है, ये सब उसकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि संस्कृति मतलब आत्मा, आत्मा मतलब क्या होता है, संस्कार, व्यवहार, रहन सहन और शिक्षा, और इसके कारण मानसिकता बनती है और मानसिकता से ये व्यक्ति में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये जो संस्कृति है ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये संस्कृति किन किन मापदंडों के आधार पर खरी उतरनी चाहिए। तो उसके लिए मापदंड बनाए चार स्तंभ होते हैं संस्कृति के, शिला, स्थापत्य, कला और साहित्य। अब हम जो ये पूरा पाठ पढ़ेंगे ये इसी शिला, स्थापत्य, कला और साहित्य इन चारों पॉइंट के आधार पर पढ़ेंगे। ये तो थी भूमिका और ये है पाठ का मुख्य सार, ठीक है। सबसे पहले शिला को पढ़ेंगे, फिर स्थापत्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कला को पढ़ेंगे और अंत में हम साहित्य को पढ़ेंगे, जिनमें संस्कृत साहित्य आएगा, वैदिक साहित्य आएगा, लौकिक साहित्य आएगा, वगैरह वगैरह का जितनी भाषाओं में मुख्य मुख्य साहित्य वो सब आएगा। तो अब हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शिला को। मित्रों हम चर्चा कर रहे थे स्तूप के संबंध, शिला के संबंध में। शिला क्या होती है कि शिला का मतलब सीधा सीधा होता है पत्थर, ठीक है। आपने शिलाएं देखी होंगी, शिला मतलब चट्टान, पत्थर, इन्हीं को कहते हैं शिलाएं, ठीक है। अब पुराने जमाने में अब ये जो पाठ हम ये जो शिला की चर्चा करने वाले हैं, शिला के बारे में समझने वाले हैं, तो आप एक बात ध्यान से समझिए कि हम ये बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में ही पूरी चर्चा करेंगे। पूरा जो ये शिला का प्रकरण है ये बौद्ध और इनके जो महात्मा होते थे उन्हें पहले भिक्षु कहते थे, तो बौद्ध भिक्षु इनकी जानकारी के आधार पर ही हम इस शिला की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो शिला होती है आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। शिला में हमें पढ़ना है 3 चीजों को। सबसे पहला स्तूप, इसके बाद आता है चैत्य और इसके बाद हम पढ़ेंगे विहार को, ठीक है। अब स्तूप मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टीला। स्तूप मतलब होता है टीला, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, पहले इनका सामान्य से मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। चैत्य मतलब होता है मंदिर, ठीक है।
चैत्य का मतलब होता है मंदिर जहाँ पर हम पूजा करते हैं, उसे हम चैत्य कहते हैं। इसके बारे में भी हम समझेंगे। और विहार, विहार मतलब होता है कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो कुछ समय के लिए किसी एक विशेष स्थान पर रहते थे और बाद में वहाँ से चले जाते थे, उसको हम कहते हैं विहार। ठीक है, इन तीनों शब्दों को हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले हमें समझना है कि स्तूप क्या कहलाता है। तो अब हम स्तूप की पूरी एक अच्छे से विस्तृत चर्चा करते हैं जितनी की पाठ में दी गई है स्तूप के संबंध में। आप ये समझ लीजिए कि स्तूप का आकार कैसा होता है। तो स्तूप का आकार आपने जैसे उल्टा कटोरा देखा होगा कि, या फिर आप हम मजाक के तौर पर समझ सकते हैं कि किसी आदमी का जैसे हम ये सिर होता है किसी आदमी का, ठीक है, लेकिन अगर उसके सिर पर एक भी बाल ना हो तो उसको हम कहते हैं चांद। ठीक है, अब ये उल्टा चांद जो होता है ये स्तूप का आकार होता है ऐसा, या फिर कोई एक बाउल है ये ऐसा, इसको हमने उल्टा कर दिया तो अभी ये जो आकार बना ये होता है स्तूप का मतलब। और स्तूप हो गया मतलब अर्ध चंद्राकार टीला। इसका हमने से अगर साहित्यिक भाषा में कहना चाहें तो इसे हम अर्धचंद्राकार टीला कह सकते हैं। स्तूप का वैसे तो मतलब होता है टीला, लेकिन यहाँ पर हमें अर्धचंद्राकार टीला कहना चाहिए। अब ये बने कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके संबंध में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब ये जो थे ये प्राचीन समय में ही बनाए जाते थे। आजकल तो मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में स्तूप ही बनाए जाते थे। और यहाँ पर क्या होता था कि जो काम मकबरे में होता है वही काम इनमें होता था। मकबरे में क्या होता है कि जैसे ताजमहल है, एक मकबरा है, वहां पर किसी की अस्थियों को रखा गया है सुरक्षित करके, अच्छे से संभाल के। वही काम सेम टू सेम यहाँ पर होता था। जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उन्होंने ये कहा था अपने शिष्यों से कहा कि जब मैं मर जाऊं या जब मेरा निर्वाण हो जाए तो मेरे जो अस्थियां बचेंगी, मेरी जो अस्थियां रहेंगी उनको तुम एक अच्छे से रखना, ऐसे ही कहीं पर भी मत फेंक देना, एक अच्छे स्थान में अच्छे से संभाल कर रखना। और उनके शिष्यों ने क्या किया कि जब वो ये इनका महानिर्वाण हो गया तो इनकी अस्थियों को इन्होंने 8 भागों में बांट दिया। 8 भागों में बांटा, तो 8 भागों में बांटने के बाद क्या किया, अब ये 8 भागों में बांट दिया तो 8 जगह बना दी जहां पर ये रखी गई, तो उनको हम कहते हैं 8 स्तूप। इस प्रकार सिर्फ 8 स्तूप हमें पढ़ने में मिलते हैं। उनमें से कुछ स्तूप अभी बचे हैं और कुछ स्तूप अवशेष उनसे मिलते हैं जो भी संग्रहालयों में संग्रहित हैं। ठीक है, अभी 8 स्तूप बन गए, तो इसमें एक सांची का स्तूप जो आपने मध्य प्रदेश के विदिशा के पास पड़ता है, सांची का स्तूप, इसको हम कहते हैं महास्तूप। ये आप ध्यान से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए या सुनते जाइए, क्योंकि प्रश्न हमेशा इसी में से आएगा कि महास्तूप क्या कहलाता है। प्रश्न आ गया कि स्तूप कितने हैं, स्तूप क्यों बने, तो बौद्ध ने अपने बौद्ध जो गुरु थे उनके, बुद्ध धर्म के, उन्होंने अपने शिष्यों को संदेश दिया कि ऐसा ऐसा करना। तो उनके शिष्यों ने उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा, 8 भागों में से 8 स्तूप बना दिए देश में अलग अलग, और फिर सांची का स्तूप जो है वो महास्तूप कहलाता है। ठीक है, अब इन स्तूपों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे ये स्तूप ऐसे होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता तो ये होती है कि ये फालतू के स्थान नहीं होते घूमने के लिए, ये स्तूप होते हैं पूजा के लिए। यहाँ पर पूजा होती भी है। पहले ये सिर्फ सिंपल ही ऐसे ही बनाए जाते थे, लेकिन बाद में इनको सजाया गया, इन पर ईंट, सीमेंट आदि के माध्यम से इनको बड़ा बनाया गया, पर्यटन की दृष्टि से इनको सुशोभित किया गया। और इनकी जो गलियारे होते थे परिक्रमा के लिए, अलग अलग गलियारे होते थे। परिक्रमा मतलब चारों तरफ से जो घूमकर हम एक राउंड लगाते हैं उसे परिक्रमा कहते हैं। और उसकी जो गलियारे होते थे उन्हें हम वेदिका कहते हैं। जो ये बाउंड्री जो बनी रहती है उन्हें हम वेदिका कहते हैं। इन वेदिकाओं को भी सजाया गया था। इनमें क्या किया गया था कि मूर्तियां बनाई गई थी, उन मूर्तियों में जातक कथाओं को बताया गया था और बुद्ध की जो जीवन की घटनाएं थी उनको भी समझाया गया था।
इसके बाद जब ये बौद्ध महागुरु जो थे उनका निर्माण हुआ तो उसके पहले उन्होंने एक संदेश दिया था कि मेरी अस्थियों को स्तूप में रखना। उसके बाद जब ये बौद्ध महागुरु थे तो उनकी जो अस्थियां रखी गई तो वो अस्थियां इनमें ऐसे ही मिट्टी में नहीं गाड़ी गई। सबसे पहले एक टीला बनाया गया जिसे स्तूप कहते हैं। उसके बाद एक धातु का मंजूषा बनाया गया। धातु के मंजूषे में उनकी जो अस्थियां थी उनको रखा गया और फिर मिट्टी में उसको गाड़ा गया। इस प्रकार आज भी वो सुरक्षित मिल सकती हैं। और हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ के स्तूप बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो 3 जगह हैं जहाँ के स्तूप बहुत ज़्यादा फेमस हुए। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। आंध्र प्रदेश में कहाँ के हुए हैं तो कृष्णा नदी के तट पर एक अमरावती नगर है, वहाँ पर अमरावती नामक जो स्तूप है वो श्वेत पाषाण मतलब संगमरमर का बना है, श्वेत पाषाण का बना है। आप लिख लेना, ये अमरावती की बात हम कर रहे हैं। अमरावती नदी पर अमरावती स्तूप बना है श्वेत पाषाण का। ये प्रश्न आ सकता है कि अमरावती पर जो स्तूप बना है वो कौन से पाषाण का बना है, क्योंकि पूरे ये जो पाषाण दिए उनमें एक यही नाम आता है कि ये श्वेत पाषाण का बना है। उसके बाद हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में हमने सांची का स्तूप समझ लिया। भारत में भी एक स्तूप मिलता है लेकिन उसके अब सिर्फ अवशेष मिलते हैं, वो संग्रहालयों में कलकत्ता में सुरक्षित है। अब हम दूसरा जो स्तूप के बाद हमने दूसरा देखा था, दूसरा पॉइंट देखा था हमने चैत्य, और इसी के साथ हम समझते हैं बिहार को। चूंकि ये एक ही जगह बनाए जाते थे इसलिए हम इनको साथ साथ में ही समझेंगे। चैत्य और बिहार क्या होता है कि पहले गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे तो गुफाओं में ही अलग अलग कमरे बना दिए जाते थे। अलग अलग कमरों में, कुछ कमरों में तो ये होता था कि मंदिर के लिए ठोस पाषाण के स्तूप बना दिए जाते थे और कुछ कमरों में होता था कि वो रहते थे। तो जहाँ पर मंदिर के लिए ठोस पाषाण के स्तूप बनाए जाते थे पूजा आदि के लिए, वो तो कहलाता था चैत्य। लेकिन जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु जहां पर निवास करते थे, आराम करते थे, वो कहलाता है बिहार। बिहार में ऐसा होता था कि कुछ समय के लिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और अपना अध्ययन मनन चिंतन सब कुछ करते थे और फिर यहाँ से छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाते थे। अब जो ये बिहार है ये 2 से 3 मंजिला तक बनाए जाते थे। इनमें अलग अलग कमरों में अलग अलग व्यवस्था होती थी और ये मुख्य रूप से मुख्य व्यापारिक मार्गों पर ही बनाए जाते थे ताकि कोई भी जरूरत की चीज हो तो ये आराम से आ जा सके, आने जाने का रास्ता सुलभ हो सके और कोई भी जरूरत का सामान हो तो इनके पास आ सके। इस प्रकार ये बनाए जाते थे। गुफाएं बनाई जाती थी पहले, इन्हीं में चैत्य बनाए जाते थे और इन्हीं में बिहार बनाए जाते थे। ये जो गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से हमें कहाँ मिलती हैं तो मुख्य रूप से कार्ले, भाजा, अजंता अगर आप घूमने नहीं गए हो तो आपको जाना चाहिए। एलोरा के बाद नासिक और एक और नाम आता है कान्हेरी का। इस प्रकार ये 6 स्थान थे जहां पर हमें मुख्य रूप से ये चैत्य और बिहार मिलते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इनकी दीवारें किस प्रकार से बनाई जाती थी। क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु जो महान होते थे तो उनके रहने के लिए स्थान भी अच्छे ही बनाए जाते थे, सुसज्जित बनाए जाते थे। तो उनकी दीवारें कैसी होती थी? दीवार घर का मुख्य एक अंग होता है, दीवार को हम सजाते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में भी दीवारों को सजाया जाता था। तो किस प्रकार से सजाया जाता था? तो इनमें मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तियां किनकी बनाई जाती थी? तो बौद्ध जो हुए बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनके जीवन के संबंध में जो भी घटनाएं थी उसके संबंध में मूर्तियां बनाई जाती थी, उनके चित्र बनाए जाते थे। साथ साथ में जो मुक्त पक्षी होते थे, जो बंधे नहीं होते थे, किसी के पालतू नहीं होते थे, तो उनके चित्र भी इनमें बनाए जाते थे। इसके बाद हम समझते हैं कि इनका निर्माण कैसे कौन कराता था। क्योंकि ये गुफाओं में बनाई जाती थी तो इनका निर्माण बहुत श्रम साध्य होता था, बहुत मेहनत लगती थी, तो उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता था।
तो इनका निर्माण श्रेष्ठी वर्ग करवाता था या फिर बड़े बड़े व्यापारी, सामंत वगैरह, राजा रानी जो अच्छे पैसे वाले होते थे वो ही इनका निर्माण कराते थे। इनमें क्या था कि इनमें जातक कथाओं के आधार पर जो ये मूर्तियां बनाई जाती थी उनमें जातक कथाएं बहुत मुख्य थी। जातक कथाओं की भी चर्चा हम कर लेते हैं। जातक कथाएं क्या थी कि ये जो जातक कथाएं हैं मुख्य रूप से सांची के स्तूप में हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो अजंता की गुफाएं थी, अजंता की गुफाएं अपनी प्रसिद्धि देश भर में नहीं विदेश में भी छोड़ती हैं। तो अजंता की गुफाओं में ये जो विहार थे वो उनके चित्रित थे, मतलब कि जो विहार थे उनके चित्र बने हुए थे यहाँ पर अजंता की गुफाओं में। अजंता में अब जो चित्र बने हुए थे तो उनकी एक अलग विधि होती थी जो पूर्णतः शाकाहारी विधि हम जिसे कह सकते हैं। उसमें किसी भी जीव की कोई हानि नहीं होती थी। तो इसकी एक अलग विधि भी कहलाती थी जिसे हम फ्रेस्को विधि या भित्ति चित्र विधि भी कहते हैं, और ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई थी। तो अजंता अपने प्राचीन स्थापत्य, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अजंता जो है वो रमणीय स्थान तो है ही घूमने की दृष्टि से। अजंता अपने प्राचीन स्थापत्य, शिला कला आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकला यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद ये अजंता आता कहाँ है तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद नामक एक जिला है। औरंगाबाद में एक बाघोरा नाम की नदी है। बाघोरा नाम की नदी की घाटी में जो पहाड़ बनाए गए थे उनको काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं जो कि स्तूप कहलाते हैं, चैत्य कहलाते हैं, विहार कहलाते हैं। तो ये गुफाओं को उन्होंने उस समय बनाया गया था। तो ये अजंता की गुफाएं आज के जमाने में कहलाती हैं। गुफा के नीचे सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे हम नदी तक पहुंच सकते थे। यहाँ से जल यहाँ पर आ सकता था। फिर इसके बाद अब हम समझते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण क्यों हुआ, कितनी गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें 29 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 5 जो थे वो चैत्य थे और बाकी के 24 जो थे वो विहार थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आराम करते थे, उनका निवास था। इसके बाद हम समझते हैं कि चित्र विधि क्या थी। चित्र विधि ये थी कि चित्र विधि में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती थी। लगभग 6 चीजों को मिलाकर सड़ाया जाता था। फिर उसका पाउडर बनाकर उसका लेंटर किया जाता था। फिर उसके बाद उस पर चूने का लेप लगाया जाता था और उसके बाद लाल कलर के रंग से उनको कच्चा चित्र बनाकर, काले कलर के रंग से उनको पक्का चित्र बनाकर फिर एक पत्थर से उसको घिसा जाता था और उसमें चमक लाई जाती थी। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए दीवार को छेनी हथौड़ी के माध्यम से खुरदुरी बनाया जाता था जिससे कि चित्र वहां पर टिक सके। और इसमें मुख्य रूप से 6 जो चीजें हैं उनकी बात आती है कि कहाँ किन किन चीजों को मिलाकर ये बनाया जाता था। तो खड़िया गोबर बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द दाल और अलसी, इन सब चीजों को 6 चीजों को पानी में मिलाया जाता था। फिर इसके बाद पानी में इनको सड़ाया जाता था और बहुत दिनों तक सड़ने के बाद जब ये सड़ जाते थे, मिक्स हो जाते थे, फिर से इनको एक बार मिला करके इनको पारंपरिक तरीके से पीसा जाता था और इनका पाउडर बनाया जाता था। अब जब ये पाउडर बन जाता था तो इसके माध्यम से ये जो गारा बनता था इसके माध्यम से उस दीवार पर इसको लेपा जाता था। लगभग लाल रेखाओं के माध्यम से पहले कच्चा चित्र बनाते थे, उसकी बॉर्डर तैयार कर लेते थे कच्चे चित्र की और उस पर फिर रंग भरा जाता था। फिर काली रेखाओं के माध्यम से पक्का किया जाता था उन चित्रों को, या वे पक्के बन गए हैं। फिर उसके माध्यम से एक जो चिकना पत्थर होता है उसके द्वारा उन प्रतिमाओं को घिसा जाता था और आरी के माध्यम से या फिर औजारों के माध्यम से उसको शेपिंग दी जाती थी, उसको शेप किया जाता था। तो इस प्रकार वो मूर्ति वहीं पर दीवार में ही चिपक के बन के तैयार हो जाती थी। और इस विधि को जो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध हो गई थी। तो इस विधि का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन सीटेट में भी बनता है और मैं समझता हूँ रीट में भी इसके क्वेश्चन बनता है। इसका नाम है फ्रेस्को विधि। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा इसे हम भित्ति चित्र विधि के नाम से भी
जान सकते हैं। इस प्रकार हमने पूरे पाठ का एक भाग समझा। सबसे पहले हमने समझा कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति मतलब देश की आत्मा को संस्कृति कहते हैं। आत्मा मतलब 4 चीजें होती हैं, रहन सहन, शिक्षा, व्यवहार और संस्कार। ये 4 चीजें आत्मा का स्वरूप बताती हैं। इन 4 चीजों के आधार पर मानसिकता तैयार होती है, मानसिकता के आधार पर व्यक्ति की क्रियाएं तैयार होती हैं। संस्कृति स्थापत्य, शिला, कला, साहित्य, इनके माध्यम से संस्कृति को समझते हैं। फिर शिला को हमने विस्तार से समझा। शिला में हमने स्तूप समझे, शिला में हमने विहार समझा, फिर इसके बाद हमने चैत्य समझा। इन तीनों चीजों को समझा शिला के माध्यम से। इन तीनों को शिला कहते हैं। फिर इसके बाद हमने समझा कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। स्तूप का मतलब टीला होता है, लेकिन ये अर्धचंद्राकार होते थे। विहार जहाँ पर निवास होता था, ऐसी गुफाएं, और चैत्य भी ऐसी गुफाएं होती थी जहाँ पर पूजा आदि के लिए ठोस पाषाण के स्तूप बनाए जाते थे। इसके बाद हमने समझा कि अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, दीवारों पर क्या बनाया जाता था। अजंता की गुफाओं की चित्र विधि हमने समझी, जिसे हम फ्रेस्को विधि या भित्ति चित्र विधि कहते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि स्थापत्य क्या चीज होती है, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।